स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर एजी केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बहुलक। आप लोगों को इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चनों को कवर सकें। हमारे टॉपिक का नाम है बहुलक। तो पहले तो हम समझ लेते हैं बहुलक होते क्या हैं। बहुलक आपके उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। बहुलक क्या होते हैं? आपके उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुलक क्या होती है, बहुलक उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, जिसमें क्या होता है, निम्न अणुभार वाले यौगिक। क्या होता है? निम्न अणुभार वाले यौगिक आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी निम्न अणुभार वाले यौगिक, बहुत सारे अणु आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। तो निम्न अणुभार वाले यौगिक को हम क्या बोलते हैं? एकलक बोलते हैं। और ये आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाला या बृहद अणु का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। और एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन बोलती है। यानी जब निम्न अणुभार वाले यौगिक आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाला यौगिक या बृहद अणु का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। और प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बहुलीकरण बोलते हैं। अब जैसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं, पॉलीईथीन इथिलीन का एकलक है। यानी इथिलीन के बहुत सारे अणु आपस में मिलकर पॉलीईथीन का निर्माण करते हैं। और इथीन से पॉलीईथीन बनने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण बोलते हैं। बहुलीकरण क्या होता है? जिसमें सामान्यतः क्या होता है? जिसमें असंतृप्त बंध पाए जाते हैं। सामान्यतः जिसे हम आगे पढ़ेंगे इसको, जैसे इथीन में क्या है? डबल बंध उपस्थित है। इसमें कितने अणु हैं? n अणु। तो इसमें बहुलक को हम बार बार इसको रिपीट करके नहीं लिखेंगे, तो इसके डबल बॉन्ड को हम ब्रेक कर देते हैं। एक बॉन्ड वैलेंसी इस टाइप से फ्री हो जाएगी, दूसरे साइड पे फ्री हो जाएगी। और जितने अणु हम n लेते हैं उसको हम ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट में रिटर्न कर देते हैं। तो इथीन से क्या बन जाएगा आपका? पॉलीईथीन। इथीन यहाँ पर एकलक है और पॉलीईथीन क्या है आपका? पॉलीईथीन यहाँ पर क्या है आपका? बहुलक है। इस प्रकार जो बृहद अणु रहती हैं या उच्च अणुभार वाले यौगिक रहते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? बहुलक बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? बहुलक बोलते हैं। इसके पार हम पढ़ते हैं बहुलक का वर्गीकरण। तो बहुलक के वर्गीकरण से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वर्ग 1 में आने की संभावना बहुत है। तो इसके बहुलकों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है उपलब्धता या सोर्स के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, तीसरा आणविक बलों के आधार पर, तीसरा संश्लेषण की विधि के आधार पर, और एकलकों की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उपलब्धता या सोर्स के आधार पर। तो उपलब्धता या सोर्स के आधार पर जो बहुलक रहते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक बहुलक, दूसरे संश्लेषित बहुलक, और तीसरे रहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो इसमें से आपको प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक के उदाहरण पूछते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा में। तो आप इनके उदाहरणों को ज़्यादा याद कर लें, जिससे आपका क्वेश्चन कन्फर्म हो जाए और आप उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा को आराम से अपने मार्क्स को सिक्योर कर सको। तो प्राकृतिक बहुलक क्या होती हैं? प्राकृतिक बहुलक जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है, ऐसे बहुलक जो प्रकृति या जीव जंतुओं या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक बहुलक। यानी जो चीज़ें हमको प्रकृति से प्राप्त होती हैं, उस प्रकार के बहुलक को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक बहुलक। इसमें पहला उदाहरण है स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। यानी ग्लूकोज की बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में मिलकर स्टार्च का निर्माण करती हैं। और आप सभी को मालूम है स्टार्च किस में संचित रहता है? पेड़ पौधों में भोजन के रूप में संचित रहता है। दूसरा है सेलुलोज, ये भी ग्लूकोज का बहुलक है। यानी अगर इनमें स्टार्च और सेलुलोज दोनों में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनकी एकलक इकाइयों के नाम बताइए, तो स्टार्च और सेलुलोज दोनों की एकलक इकाइयों का क्या नाम रहता है? ग्लूकोज रहता है। स्टार्च और सेलुलोज दोनों क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधों द्वारा बनाया जाता है। तीसरा है आपका उदाहरण प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों का बहुलक है। इसको ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछें प्रोटीन के एकलक का नाम बताइए, तो इसमें बहुत सारे अल्फा अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लिकम।
न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें मुख्यतः उदाहरण आ जाता है आरएनए या डीएनए। आरएनए और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड रहते हैं वो क्या रहता है? न्यूक्लिक अम्ल। इसमें न्यूक्लियोटाइड बहुलक रहती हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हम पढ़ेंगे संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं? ऐसे बहुलक जो प्रयोगशाला में बनाए जाती हैं। ऐसे बहुलक जो किधर बनाए जाती हैं? आपके लैब में बनाई जाती हैं या प्रयोगशाला में बनाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? संश्लेषित बहुलक बोलते हैं। इसमें जो उदाहरण है पीवीसी, नायलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, टेरिलीन, संश्लेषित रबड़। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपके संश्लेषित बहुलक में आते हैं। अब एक और जो तीसरा प्रकार है उसको हम क्या बोलेंगे? अर्ध संश्लेषित बहुलक। यानी ऐसे बहुलक जो प्रकृति से तो प्राप्त होती हैं पर उनके गुणों में वृद्धि करने के लिए हम उसमें कुछ रासायनिक पदार्थों को मिला देती हैं जिससे उनके गुणों में वृद्धि हो जाती है, यानी उनके गुणों में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार के बहुलक को हम क्या बोलेंगे? अर्ध संश्लेषित बहुलक बोलते हैं। इसके उदाहरण अगर देखा जाए तो सेलुलोज क्या है? आपका प्राकृतिक बहुलक। सेलुलोज क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक। इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? सेलुलोज डाइएसिटेट बहुलक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सेलुलोज डाइएसिटेट प्राप्त होता है। इसका उपयोग धागे, फिल्म, कांच जैसे पदार्थ बनाने में किया जाता है। गन कॉटन जो सेलुलोज नाइट्रेट, एग्जाम में ये क्वेश्चन 2011 में वर्ग 1 में पूछा गया है। गन कॉटन किस में पूछा गया है? 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है आपसे। गन कॉटन क्या होता है? गन कॉटन होता है सेलुलोज नाइट्रेट, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? विस्फोटक बनाने में किया जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गन कॉटन क्या होता है? सेलुलोज नाइट्रेट होता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? विस्फोटक बनाने में किया जाता है। एक और क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। रियोन। रियोन क्या होता है? एक मानव द्वारा निर्मित पदार्थ होता है। इसे कृत्रिम सिल्क भी बोलती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे निम्न में से कृत्रिम सिल्क है तो कृत्रिम सिल्क क्या होता है? रेयॉन होता है। क्या होता है? रेयॉन होता है। शुद्ध सेलुलोज होता है जिसकी हम किससे क्रिया कराते हैं? संडे NaOH से। उसके पश्चात कार्बन डाइसल्फाइड से अभिकृत करते हैं तो एक गाढ़ा पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम क्या बोलेंगे? रेयॉन बोलेंगे। रेयॉन को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम सिल्क, यानी रेशम के धागे की जगह पे आप इसका उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वर्गीकरण है संरचना के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर बहुलक आपके 3 प्रकार के होती हैं। संरचना के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक क्या होते हैं? वे बहुलक जिसमें एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर रेखीय संरचना का निर्माण करती हैं, यानी जिसमें बहुत सारी एकलक इकाइयाँ आपस में मिलकर रेखीय संरचना का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार के बहुलक को हम क्या बोलते हैं? रेखीय बहुलक। अगर हम इनके उदाहरणों के बारे में देखें तो पॉलीथीन क्या आ जाएगा? पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीएस्टर, PVC, PAN इत्यादि। दूसरा होता है शाखीय श्रृंखला वाले बहुलक, यानी एकलक इकाइयाँ आपस में मिलकर रेखीय संरचना तो बनाती हैं, साथ में उससे कुछ शाखाएं निकल जाती हैं। तो इस प्रकार के बहुलक को हम क्या बोलेंगे? शाखीय श्रृंखला बहुलक या ब्रांच चेन पॉलीमर बोलती हैं। इसका उदाहरण है निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन, इसको हम बोलते हैं LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। दूसरा ग्लाइकोजन, स्टार्च, एमाइलोपेक्टिन इत्यादि। तो इनके उदाहरणों को ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है त्रियकबंध, इसको उदाहरण को आप देख सकते हो। इसमें एकलक आपस में मिलकर लीनियर संरचना तो बनाती हैं, साथ में उनके बीच में क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग क्या उपस्थित रहती है? क्रॉस लिंकिंग या त्रियकबंध, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंकिंग या त्रियकबंध उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार के बहुलक को हम क्या बोलते हैं? त्रियकबंध बहुलक या क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर बोलते हैं। इसके उदाहरण सबसे ज़्यादा पूछ सकते हैं आपसे बेकेलाइट और मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन आदि। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होंगे बहुत टॉपिक। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जिससे मैं आपको और वर्ग 1 उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के रसायन विषय के और अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आणविक बलों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। आणविक बलों के आधार पर बहुलक आपके
4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होते हैं? ऐसे बहुलक जिनके गुण किसके समान होते हैं? रबड़ के समान। रबड़ से मतलब क्या है? जिनको आप खींचो और खींचने के पश्चात वापस अपने पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के बहुलक को हम क्या बोलते हैं? इलास्टोमर बोलते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक में जो बल होता है वो कौन सा बल होता है? दुर्बल वान डर वाल बल होता है। कौन सा बल होगा? दुर्बल वान डर वाल बल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, ये जिसके कारण ये वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। इसका उदाहरण है प्राकृतिक रबड़, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं रेसे। रेसे ऐसे बहुलक होते हैं जिनके मध्य अंतरा आणविक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या रहते हैं? आपके प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनमें ये बल कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बंध, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसमें उदाहरण रहेगा आपका नायलॉन 66, डेक्रॉन, सिल्क आदि। अब है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। जब आप 12th क्लास में होगे तो पॉलीमर चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे थे। राइट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो आप सभी लोगों ने ये पढ़ रखा है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर यानी वे पॉलीमर जिनको बार बार सरल गर्म किए जाने पर बार बार सफलता से मुलायम किए जा सकते हैं और ठंडा करने पर ये क्या हो जाते हैं? कठोर हो जाती हैं। तो इस प्रकार के बहुलक को हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोलते हैं। इसके बीच जो आकर्षण बल क्या रहते हैं? थर्मोप्लास्टिक और फाइबर के बिटवीन रहती हैं। इसमें तिर्यक बंध नहीं पाए जाते, क्रॉस लिंक की प्रदर्शन नहीं होती। इन्हें गर्म करने पर मुलायम हो जाती है, यानी इनको जब वापस करेंगे तो मुलायम हो जाती हैं। इसका उदाहरण क्या है? पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन आदि। अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं? ये वे बहुलक होते हैं जिन्हें गर्म करने पर स्थायी परिवर्तन आ जाता है, यानी ये गर्म करने पर एक कठोर पदार्थ में बदल जाओ, और जब इनको गर्म और करते हैं तो दुर्गलनीय हो जाते हैं, यानी ये मुलायम नहीं होते। इनमें सामान्यतः उच्च निम्न अणुभार वाले अर्धद्रव पदार्थ से बनाया जाता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। जब इन्हें गर्म किया जाता है तो तिर्यक बंध बन जाते हैं, जिसके कारण वे कठोर और दुर्गलनीय होती है। इसमें उदाहरण आप पूछ सकते हो, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो बेकेलाइट और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये डिफरेंस हैं, तो आप पढ़ लेना। इसमें खासतौर से आप उदाहरण लर्न कर सकते हो। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर के उदाहरण वर्ग 1 में से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको बस इनके उदाहरण याद रखने हैं, जिससे आप अपने क्वेश्चनों को कर सको। यानी अगर थर्मोप्लास्टिक क्या रहते हैं? रेखीय बहुलक होती हैं और जिस कंडेंसेशन संघनन बहुलीकरण से प्राप्त होती हैं। संश्लेषण विधि के आधार पर बहुलक आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, योगात्मक बहुलक और दूसरे क्या होते हैं? संलग्न बहुलक। तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। योगात्मक बहुलक क्या होती हैं? योगात्मक बहुलक ऐसे बहुलक होती हैं, क्या होते हैं? योगात्मक बहुलक जिसमें H2O, छोटे अणु H2O, NH3 और एल्कोहल आदि छोटे अणुओं का निष्कासन नहीं होता, उस प्रकार के बहुलीकरण को हम क्या बोलेंगे? योगात्मक बहुलीकरण बोलेंगे। जैसे इस प्रकार के बहुलीकरण में क्या होता है? जिनमें डबल बॉन्ड, जिन एकलकों को में त्रिबंध या ध्रुव बंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, वे सारे के सारे कौन से बहुलक बनाएंगे? योगात्मक बहुलीकरण बनाएंगे, क्योंकि इसमें सह उत्पाद या बाय प्रोडक्ट का H2O, NH3 आदि का निष्कासन नहीं होता। जैसे इथीन से क्या बन रहा है? पॉलीथीन, प्रोपाइलिन से पॉलीप्रोपाइलिन। तो आप इनके उदाहरण आसानी से टिक कर सकते हो अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। अगला है आपका संघनन बहुलक। वे बहुलक जो 2 से अधिक एक लक के संघनन से बनता है, संघनन बहुलक कहलाते हैं। इसमें क्या रहता है? आपका जो अणु रहते हैं, जल का अणु H2O, NH3, HCl, एल्कोहल आदि अणुओं का विलोपन या एलिमिनेशन होता है। तो इस प्रकार के बहुलक को हम क्या बोलेंगे? संघनन बहुलीकरण। इसका उदाहरण भी दे रखा है, नायलॉन 66। नायलॉन 66 किससे बनता है? हेक्सामिथिलीन, डाइएमाइन और एडिपिक एसिड। दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है और इसमें भी कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है। अगर आपसे कोई पूछे नायलॉन 66 में 66 किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नायलॉन 66 में 66 किसको प्रदर्शित कर रहे हैं?
तो यहाँ पर नायलॉन 66 में 66 1 लाख में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी हेक्सामिथिलीन डाइअमीन में भी आपके कितने कार्बन परमाणु हैं? 6, और एडिपिक एसिड में भी कितनी है आपके? 6 कार्बन परमाणु हैं। और अगर इनके मोनोमर के बारे में पूछें, नायलॉन 66 के मोनोमर का या 1 लाख इकाइयों के नाम आपसे पूछें तो आप बता सकते हो हेक्सामिथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 1 लाखों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। 1 लाखों की प्रकृति के आधार पर 1 लाखों की प्रकृति के आधार पर बहुलक आपके 2 प्रकार के होते हैं। होमोपॉलीमर, होमो का मीनिंग क्या रहता है? सेम, यानी एक ही प्रकार के बहुलक के एक ही प्रकार के 1 लाख के बहुलीकरण होते हैं। यानी ऐसे बहुलक जिसमें एक ही प्रकार के 1 लाख होते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन में सारे के सारे 1 लाख क्या रहते हैं? इथीन रहते हैं। तो ऐसे बहुलक जो एक ही प्रकार के 1 लाख से प्राप्त होती हैं या मोनोमर से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। और वह बहुलक जो एक से अधिक प्रकार के 1 लाखों के बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? सह बहुलक या मिश्रित बहुलक बोलते हैं। जैसे हेक्सामिथिलीन डाइअमीन अलग 1 लाख है और एडिपिक एसिड दोनों के बहुलीकरण से नायलॉन 66 प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर बोलेंगे। अगला उदाहरण है इसमें सेरन पॉलीमर। अगर आपसे कोई पूछे सेरन विनाइल क्लोराइड के विनाइलिन क्लोराइड 1 डाइक्लोरोइथीन के साथ 1:4 के अनुपात में सह बहुलीकरण से जो प्राप्त होता है उसे हम क्या बोले? बहुलक प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सेरेन कहते हैं। क्या बोलेंगे? सेरेन बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुलकों की सामान्य क्रियाविधि। तो बहुलकों की सामान्य जो क्रियाविधि हैं वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। अगर आपको बस इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए। मुक्तमूलक क्रियाविधि, धनायनिक क्रियाविधि और ऋणायनिक क्रियाविधि। यानी बहुलक में जो क्रियाविधि होती है जिससे बहुलक का निर्माण होता है, सामान्यतः आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्रियाविधि और कौन कौन से बहुलक किस क्रियाविधि के अंतर आता है। तो मुक्तमूलक क्रियाविधि में सामान्यतः किसका निर्माण होता है? मुक्तमूलक का निर्माण होता है। तो इसमें इसके उदाहरण अगर देखा जाए 3 पद होते हैं, जैसा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, श्रृंखला प्रारंभम पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। तो इसमें जो बेंजोइल पेरोक्साइड या टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड का जो इनिशिएटिव करता है उसका उपयोग किया जाता है। धनात्मक क्रियाविधि, इसमें धनात्मक वर्गीकरण में H2SO4 इनका उपयोग किया जाएगा जो क्रिया को प्रारंभिक करेंगे। और तीसरी रहती है आपकी ऋणात्मक बहुलीकरण। तो इसमें किसके द्वारा श्रृंखला प्रारंभ होती है इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे नहीं। जैसे इनमें उदाहरण दे रखे हैं चरण वृद्धि पॉलीमर, नायलॉन 66, बेकेलाइट और टेक्रोन। ये कौन सी रहती हैं? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर या चरण वृद्धि पॉलीमर बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 1 में स्पेशली टॉपिक दे रखा है रबड़। यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में रबड़ के बारे में अलग से वर्गीकरण दे रखा है। तो ऐसा बहुलक है जिसे खींचने के बाद पुनः अपनी मूल लंबाई आकार में वापस आने की क्षमता होती है। वे क्या कहलाता है? आपका प्रत्यास्थ बहुलक कहलाता है। रबड़ 2 प्रकार के होती हैं। पहली रबड़ क्या होती है? प्राकृतिक रबड़। और दूसरी क्या होती है? संश्लेषित रबड़। प्राकृतिक रबड़ क्या होती है? यानी ये ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल देशों जैसे भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया में लेटेक्स के वृक्ष से इसमें जो दूध निकलता है, दूध एक्चुअल में होता क्या है? कोलाइडी विलयन होता है। उसमें लेटेक्स को एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल के साथ अभिकृत करती है तो वो नीचे सफ़ेद पदार्थ नीचे बैठ जाता है। इसको ये मुलायम और चिपचिपा होता है तो इसमें क्लोरोफॉर्म पेट्रोल विलय होती हैं तो इसके गुणों में वृद्धि कर ली जाती है। उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक रबड़। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्राकृतिक रबड़ में मुख्य उत्पाद कौन सा रहता है? आइसोप्रीन। आपको ये नाम याद होना चाहिए जब भी आप एक क्वेश्चन इससे कर सकते हो कवर उच्च माध्यमिक। प्राकृतिक रबड़ का 1 लाख क्या रहता है? आइसोप्रीन 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। अगर हम इसकी संरचना बनाए तो कैसे बनेगी? नंबर दे दें 1 2 3 4, यानी 2 पर कौन सा ग्रुप जोड़ दें? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन।
बैलेंसिंग कर दें CH3, तो ये किसकी संरचना 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं आइसोप्रीन। देखो 1 2 3 4, यानी सेकंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप है आपका मिथाइल ग्रुप है। इसका जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, जब बहुलीकरण करेंगे तो आपको आइसोप्रीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का अगर 1 लाख पूछें, आइसोप्रीन का अगर आपसे 1 लाख पूछें तो किसके बहुलीकरण से प्राप्त होती है आइसोप्रीन। नेचुरल रबड़ जो आइसोप्रीन है किससे प्राप्त होती है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक, प्राकृतिक रबड़ का 1 लाख अगर पूछें तो वो क्या रहता है आइसोप्रीन। इसका अगर IUPAC नेम भी पूछें तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये 2009 उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा में आ चुका है। इसमें 2009 वर्ग 1 परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुके हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे को याद है कि प्राकृतिक रबड़ प्रकृति में किस फॉर्म में पाई जाती है, तो हमेशा उसमें कौन सा कन्फिगरेशन रहता है सिस कन्फिगरेशन रहता है। कौन सा कन्फिगरेशन रहेगा सिस कन्फिगरेशन रहेगा, यानी सारे के सारे बल्कि ग्रुप क्या रहेंगे आपके द्विबंध पर एक साइड में रहते हैं। तो इस प्रकार के कन्फिगरेशन को हम क्या बोलते हैं सिस फॉर्म बोलते हैं। सिस और ट्रांस पढ़ा होगा आपने, जब समान समूह द्विबंध पर क्या होते हैं एक दिशा में होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे सिस, और जब समान समूह द्विबंध पर विपरीत दिशा में होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं ट्रांस। तो प्राकृतिक रबड़ हमेशा किस फॉर्म में रहती हैं सिस फॉर्म में रहती हैं, पर इसका ट्रांसफॉर्म उस टाइम पे पूछा था। ट्रांसफॉर्म को हम क्या बोलते हैं गट्टा पर्चा। जिगजैग किस फॉर्म में रहता है, ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में रहता है गट्टा पर्चा। तो गट्टा पर्चा प्राकृतिक रबड़ का कौन सा फॉर्म रहता है ट्रांसफॉर्म रहता है। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा जा चुका है उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा में। तो ये तो बात हो गई प्राकृतिक रबड़ की। उसके बाद हम पढ़ते हैं संश्लेषित रबड़, जो मैं आपको केवल वही टॉपिक बता रहा हूँ जो आपके वर्ग 1 के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको फालतू टॉपिक से डाइवर्ट नहीं करना चाहता, जिससे आपका दिमाग और कहीं जाए और फालतू चीज़ें पढ़ें। तो टू द पॉइंट पढ़ो और टू द पॉइंट याद करो, जिससे आपके उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स आ सके। नेक्स्ट हम आज जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं संश्लेषित रबड़, इसको और पढ़ लेते हैं। अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कमेंट करो, जिससे मैं आगे आपको और अच्छे वीडियो बना सकूं जल्दी से जल्दी और उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा में आपको फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट पढ़ेंगे संश्लेषित रबड़। संश्लेषित रबड़ यानी प्राकृतिक रबड़ के गुणों में वृद्धि करने के लिए उसकी कुछ रासायनिकों से क्रिया करा दी जाती है, जिससे हमको क्या प्राप्त हो जाती है संश्लेषित रबड़। इसमें मुख्यतः उदाहरण है नियोप्रीन, स्टायरीन, ब्यूटाडाइन रबड़, थायोकोल, सिलिकॉन, पॉलीयूरेथीन रबड़ इत्यादि। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं आज हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपको और वीडियो भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट है रबड़ का बल्कनीकरण। प्राकृतिक रबड़ में गुणों की वृद्धि करने के लिए उसको हम क्या किसके साथ गर्म कर देते हैं सल्फर के साथ क्या कर देते हैं गर्म करते हैं, जिसके उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। इसको सबसे पहले चार्ल्स गुडियर ने रबड़ का बल्कनीकरण किया। बल्कनीकरण से होता क्या है, जो आइसोप्रीन रहती हैं उसको हम क्या करते हैं किसके साथ गर्म करते हैं सल्फर के साथ। किसके साथ गर्म किया सल्फर के साथ गर्म करने के बीच में प्राकृतिक रबड़ के बीच में तिर्यक बंध आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं तिर्यक बंध आ जाती हैं, जिससे उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। यानी जब प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करती हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलती हैं बल्कनीकरण बोलती हैं। और अगर आपसे संश्लेषित रबड़ का उदाहरण पूछा जाए तो वो क्या रहती है नियोप्रीन रहती है, जैसा कि हम इस उदाहरण में देख रहे हैं। प्राकृतिक रबड़ क्या रहती है बिल्कुल मुलायम रहती है, तो उसके गुणों में वृद्धि करने के लिए हम क्या करते हैं उसको सल्फर के साथ मिक्स कर देते हैं। तो बीच बीच में किसकी लिंकिंग आ जाती है सल्फर की क्रॉस लिंकिंग या उपस्थित हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बल्कनीकृत रबड़ बोलते हैं। जैसे टायर रबड़ बनाने के लिए 5% सल्फर, जबकि बैटरी के आवरण में रबड़ बनाने के लिए लगभग 30% सल्फर का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। आज मैं
एक वीडियो बना के देखा है उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा के लिए। अगर आप कमेंट करती हो, मेरे वीडियो को लाइक करती हैं और चैनल को सब्सक्राइब करती हैं, तो मैं आपको उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, जिससे आप पे 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। धन्यवाद।